हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईपीसी के केस लॉज को आगे पढ़ेंगे, जो कि 2022 के केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, उनको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें जो पांचवा निर्णय हम आपको पढ़ा रहे हैं, रामानंद उर्फ नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस। ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित केस है। क्वेश्चंस में अक्सर सिर्फ यही पूछ लेते हैं, किसी ऐसे लेटेस्ट केस लॉ का वर्णन करिए जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य से संबंधित है। तो आप एज इट इज इस केस को लिख दें, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरी बात, परिस्थिति जन्य साक्ष्य से संबंधित समस्या उत्पन्न करके, समस्या पर फ्रेम करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें क्या निर्णय देंगे आप। तो निर्णय आपसे पूछ लेते हैं, क्या लिखेंगे आप, क्या क्या निर्णय देंगे। तो एग्जैक्टली डायरेक्ट इस केस को ही प्रॉब्लम में फ्रेम कर देते हैं वो लोग और आपसे पूछ लेते हैं, तब आपके लिए ज़रूरी है। कई तरह से आपको प्रश्न मिलेगा, मतलब कहने का ये है, मैटर आप अच्छे से समझ लीजिए, केस को अच्छे से समझ लीजिए। कई बार सिर्फ और सिर्फ केस से ही, अब चूंकि लेटेस्ट ट्रेंड बदल चुका है, केस लॉ से ही यही जो कि निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के, उसी से केसेस फ्रेम कर देते हैं। तो केस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखें निर्णय क्या है। पांचवें निर्णय में बताया गया, रामानंद उर्फ नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान क्या है? ये मामला धारा 302 भारतीय दंड संहिता से संबंधित है। हुआ क्या है इस मामले में, देखें। अपीलार्थी को अपनी ही पत्नी, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, और 4 पुत्रियां जिनकी उम्र 1.5 माह से लेकर 10 वर्ष तक है। 4 पुत्रियां थीं। सबसे कम उम्र की पुत्री 1.5 माह की है और सबसे बड़ी बेटी जो है इनकी 4 वर्ष की थी। तो पत्नी और 4 पुत्रियों की एक धारदार हथियार, जिसको बांका कहते हैं, बांका से की गई हत्या के लिए विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि और मृत्यु दंड से दंडित करने तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा भी इसकी पुष्टि कर दिए जाने की वैधता। हुआ क्या है इस मामले में, समझ लीजिए। एक व्यक्ति है जो अपीलार्थी है, रामानंद या नंदलाल भारती। इन पर दोष सिद्ध हो चुका है उच्च विचारण न्यायालय द्वारा, और उसकी पुष्टि की जा चुकी है उच्च न्यायालय द्वारा। और अपराध ये है कि इन्होंने अपनी ही पत्नी की और 4 पुत्रियों की धारदार हथियार से बांका से हत्या कर दी, और इस आधार पर इनको विचारण न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया है। और उच्च न्यायालय भी विचारण न्यायालय से सहमत हो गया है, उसने भी मृत्युदंड की पुष्टि कर दी। अभी बेचारे अपील करे हैं उच्चतम न्यायालय में, और उच्चतम न्यायालय ने बहुत बड़ी राहत दी है। देखें कहाँ पर चूक हुई विचारण न्यायालय से और उच्च न्यायालय से, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर हो गया कि एक व्यक्ति को दोनों न्यायालय से मृत्युदंड मिला हो और फाइनली उच्चतम न्यायालय उसको दोष मुक्त कर दे। बहुत बड़ा मामला है ये। और चूंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, तो आप लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के जो यूपी PCSJ का मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी HGS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए और भी इम्पोर्टेंट मैटर है। देखिए निर्णय सार में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। निम्नलिखित कारणों से अपील अनुज्ञात की जाती है और अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि को निरस्त किया जाता है और उसे तत्काल मुक्त कर दिया जाए यदि वो किसी अन्य मामले में अपेक्षित नहीं है। बहुत बड़ी राहत है अपीलार्थी के लिए। उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील इनकी अनुज्ञात कर ली गई है और जो भी मैटर इनके ऊपर है, जो कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने जो 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया, उसको निरस्त कर दिया है हमने। और अगर ये और किसी केस में वांछित नहीं है, कहीं और भी इनके कोई विचारण नहीं चल रहा था या
किसी और में दोष सिद्ध नहीं हुई है तो उनको छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए, हम नीचे आपको कारण भी बता रहे हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीचे हम बता रहे हैं किन बिंदुओं के आधार पर हम ये बात अपना निर्णय दे रहे हैं। पहला बिंदु जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो है, पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अपीलार्थी की सूचना पर जब्त वस्तुओं के संदर्भ में जब्ती पंचनामा स्थापित नहीं है। पंच साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है, इसलिए जब्ती साक्ष्यों का कोई महत्व नहीं है। उच्च न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। कहने का मतलब हुआ, जब मैटर न्यायालयों के संज्ञान में आया होगा, चूंकि इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई भी गवाह नहीं था, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर इसका निर्णय किया गया। और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर जब निर्णय किया जाता है तो हर एक साक्ष्य की कड़ी एक से दूसरे से मिलाई जाती है। कहीं पर भी कड़ी मिसिंग नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी ज़रा सा लोप नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा भी लापरवाही होती है परिस्थितिजन्य साक्ष्य में तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाता है अभियुक्त व्यक्ति के लिए, और वैसा ही इस मामले में हुआ था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जब्त किया गया था, जो जब्त वस्तुएं की गई थी, जैसे बांका किया गया होगा या और हथियार किए गए होंगे या और चीज़ें की गई होंगी, तो जो जब्त वस्तुएं थी उनका पहले आप तो पंचनामा नहीं किया गया। पंचनामा के अलावा जो लोग वहाँ पर पंच होते हैं उपस्थित, उनकी परीक्षा नहीं की गई। और जब आपने पंचनामा नहीं किया, पंचनामा के पंच व्यक्तियों की परीक्षा नहीं की, तो ये जो जब्त सामान किया था आपने, जो साक्ष्य के रूप पे आप दिखा रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। ये जो जब्ती सामान साक्ष्य के तौर पर आपने प्रस्तुत किए, इनका कोई मतलब नहीं था। और उच्च न्यायालय को ये बात बिल्कुल ध्यान देना चाहिए थी कि जो जब्ती माल है उस पर, उसके बेस पे क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। जहाँ पर उच्च न्यायालय से, विचारण न्यायालय से तो चूक हुई थी, उच्च न्यायालय से भी चूक हुई, और उच्च न्यायालय को ये बात बहुत ध्यान से देखना चाहिए थी, जो कि उसने लापरवाही दिखाई। दूसरी बात, अभियोजन के अनुसार 22/1/2010 को अपीलार्थी ने राम बाबू जो हैं वो पावर विटनेस 3 हैं, या सॉरी प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 हैं, उससे न्यायोत्तर स्वीकृति की थी कि उसकी पत्नी संगीता मृतका उसे उसकी प्रेमिका मंजू से विवाह करने की सहमति नहीं दे रही थी, इसलिए उसने उसे और 4 पुत्रियों को भी मार डाला, जिस पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी विश्वास व्यक्त किया, जो कि तथ्यों से दर्शित नहीं होता कि वो उचित था। सबसे मेन बिंदु इस केस का था, जिस मामले पर खास तौर से विचारण न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति है राम बाबू, जो कि प्रोसिक्यूशन का विटनेस है, अभियोजन साक्षी है, साक्षी नंबर 3। इस व्यक्ति ने कहा कि हमसे जो है, जो अपीलार्थी है, जो अभियुक्त है, उसने संस्वीकृति की, हमें बताया कि इसकी जो पत्नी थी जिसकी इसने हत्या कर दी, संगीता नाम था उसका, वो इस हत्या करने वाली व्यक्ति की प्रेमिका जिसका नाम मंजू है, उससे विवाह करने की सहमति नहीं दे रही थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी और अपनी लड़कियों की हत्या कर दी, जो कि गलत बयान था। जो राम बाबू था, इसने भटकाया था मामले को, गलत इसने सूचना दी थी, क्योंकि गुमराह करने के लिए सूचना थी। तथ्यों से ऐसा 2 मैटर ऐसे आए थे कि 2 जगहों पर एक और व्यक्ति था, उसने भी संस्वीकृति की घोषणा की। कहने का मतलब है पूरे केस में ये बताया गया कि जो ये संस्वीकृति बता रहा था राम बाबू, जो भ्रमित कर रहा था कोर्ट को, इसका बयान जो था वो गलत था। इसने मनगढ़ंत बयान बनाया कि इन्होंने हमसे संस्वीकृति की है। इसने केस को भटकाने के लिए मनगढ़ंत कहानी रची अभियुक्त व्यक्ति विरुद्ध, और इस पर विचारण न्यायालय ने भी बहुत सख्ती नहीं दिखाई और उच्च न्यायालय ने भी इसको लापरवाही दिखाई इस मामले में। कहने का मतलब है, सिर्फ आपने न्यायोत्तर संस्वीकृति, जो एक व्यक्ति है राम बाबू, उसके आधार, उसकी बातों को इतना महत्व दिया। पहले आप तो न्याय के बाहर की गई संस्वीकृति बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, और उस
एक व्यक्ति के कहने पर कि इन्होंने हमसे स्वीकृति की है, उस व्यक्ति के कहने पर आपने किसी को मृत्युदंड दे दिया और उच्च न्यायालय ने भी उसकी पुष्टि कर दी, ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत बेकार बात लगी। और उसने कहा कि जब तथ्य आपने सही से खंगाले नहीं कि स्वीकृति सही है, वो राम बाबू सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसको उसकी कसौटी करना चाहिए थी, जो कि आपने प्रॉपर तरीके से नहीं की है। और आप लोगों ने, दोनों ही न्यायालयों ने वहां पर चूक की। और तीसरी बात इन्होंने कही सुप्रीम कोर्ट ने, अभियोजन परिस्थितियों की कड़ियां अपीलार्थी के दोषता साबित करते हुए स्थापित करने में विफल रहा। जैसा कि अभी हमने बताया, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मामले निर्धारित किए जाते हैं, उनमें सबसे मेन बात होती है जो साक्ष्यों की कड़ियां हैं, उनमें से कोई भी कड़ी मिसिंग नहीं होना चाहिए। सारी कड़ियां एक दूसरे से मिलती हुई नज़र आना चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई कड़ी मिस कर रही है, कहीं पर भी कोई कड़ी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, तो वहाँ पर उस कड़ी के मैच ना करने का जो लाभ होता है वो अभियुक्त को मिलना चाहिए। जबकि यहाँ पर कड़ियाँ ना मिलने पर भी अभियुक्त को ना लाभ नहीं दिया गया और उसको दोष सिद्ध कर दिया गया, जो कि न्यायहित में नहीं था। चौथी और आखिरी बात बताई सुप्रीम कोर्ट ने अपने पॉइंट में कि इनको दोष मुक्त करने का क्या कारण था, वो चौथा कारण बताया, चौथी वजह बताई, चौथा पॉइंट बताया। अपीलार्थी को सक्षम एवं समर्थ प्रतिरक्षा हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं कराया गया। जो अपीलार्थी है, वहां पर विचारण न्यायालय से और उच्च न्यायालय से ये अधर्म हुआ कि उन्होंने जो उसकी प्रतिरक्षा के लिए प्रॉपर अधिवक्ता होना चाहिए था, सक्षम और समर्थ अधिवक्ता होना चाहिए था, वो प्रोवाइड नहीं कराए, जिससे अपीलार्थी की प्रतिरक्षा में भी फर्क पड़ा। वो अपनी प्रतिरक्षा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया और प्रतिरक्षा अच्छे से न होने की वजह से उस निर्दोष व्यक्ति को कहीं ना कहीं दोनों न्यायालयों द्वारा सजा दी गई। हालांकि वो इस सजा का हकदार नहीं था और फाइनली उच्चतम न्यायालय ने उसको दोष मुक्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई तरह से पूछा जा सकता है। आप केस लॉ अच्छे से याद करिए, प्रश्न आपके सामने, केस लॉ को अच्छे से समझ लीजिए, प्रश्न आपके सामने आएगा तो उत्तर आप उसका बहुत आराम से दे पाएंगे। अगले पेज पर चले हम लोग। ये छठा निर्णय है आपके सामने, हालांकि छोटा निर्णय है इसलिए एक पेज पर दो निर्णय हमने लिख दिए हैं। निर्णय 6 और निर्णय 7 सुप्रीम कोर्ट के ही है, 2022 के ही है। निर्णय 6 में प्रावधान क्या है, देखिए पहले देखिए निर्णय 6 क्या है। छोटू कऊ लिखा है, जिसको छुटकऊ भी कहते हैं, छोटू कऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान इसमें भी धारा 302 और 376 IPC का है। क्या हुआ है मामले में, अपनी ही 6 वर्षीय भतीजी के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के अपराध के लिए अपीलार्थी को केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दिए जाने और उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि कर दिए जाने की वैधता। ये भी केस नंबर 5 से बहुत मिलता जुलता केस है। इसमें भी ये भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आधारित केस था। इसमें भी मामला ऐसा था कि जो व्यक्ति है उसको अपनी भतीजी के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के लिए मृत्युदंड दे दिया गया था और उस मृत्युदंड को उच्च न्यायालय ने भी पुष्टि कर दी कि हाँ सही है। जब अपीलार्थी ने क्या हुआ, अपील की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एकदम अलग केस दिया, इसको दोष मुक्त किया हुआ, जैसा कि पिछले केस में किया था। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में, संदेहात्मक साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को धारा 302 और 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोष सिद्धि एवं मृत्यु दंड से दंडित नहीं किया जा सकता। तदनुसार दोष सिद्ध अपास्त अपीलार्थी दोष मुक्त घोषित। कहने का मतलब हुआ, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आधारित मामले होते हैं, उनमें चाहे वो विचारण न्यायालय हो चाहे वो उच्च न्यायालय हो, उसे बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। सारी कड़ियाँ एक दूसरे से मिला लेना चाहिए, कहीं पर भी कोई कड़ी मिस नहीं करना चाहिए। और ज़रा भी अगर संदेह होता है तो उसका लाभ जो अभियुक्त है उस व्यक्ति को देना चाहिए, ना कि उसको दोष सिद्ध कर देना चाहिए। इसीलिए
जो साक्ष्य हैं उनमें संदेह उत्पन्न हो रहा है और संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलेगा, इसलिए उसको दोष मुक्त घोषित किया जाना चाहिए। इसके बाद निर्णय 7 को देख लें। निर्णय 7 क्या है? मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कई एक धाराएं अंतर्विलित हैं। किन किन देखें प्रावधान, किन किन धाराओं से संबंधित केस है। धारा 363, 365, 376 2, 2F और 302, इतनी धाराओं से संबंधित ये केस है। इन धाराओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो इनमें से कहीं पर भी आप इस केस लॉ को लिख सकते हैं। केस है क्या, प्रावधान है क्या? एक शारीरिक रूप से कमजोर और मंद बुद्धि 8 वर्षीय लड़की को उसके माता पिता के सामने से ही बलपूर्वक उठाकर मोटरसाइकिल से भाग जाने और उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार करके उसकी जघन्य हत्या करने के अपराध में अपीलार्थी को अन्य अपराधों में दंड के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्यु दंड दिए जाने की वैधता। मामला ये हुआ, एक 8 वर्षीय मंदबुद्धि लड़की थी, नाबालिग थी और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर थी। दबंग लोगों ने उस लड़की को ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर उसके माता पिता के सामने बिठाला और क्रूरतापूर्वक उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी। तो क्या इस मामले में भारतीय दंड संहिता के धारा 302 के अंतर्गत उनको हत्या करने का दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दूसरा पॉइंट था पॉक्सो एक्ट धारा 6 अपीलार्थी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किए जाने की वैधता। पॉक्सो एक्ट की जो धारा 6 है उसमें क्या, उसके अनुसार भी क्या अपीलार्थी को आजीवन कारावास मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? इन 2 चीज़ों को देखना था सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बहुत संक्षेप में एकदम क्लियर कट निर्णय दे दिया, जो कि एकदम सही निर्णय है। अभियुक्त अपीलार्थी का कृत्य विरलतम से विरल श्रेणी का अपराध है। इतना ही नहीं, उसने जेल में भी रहने के दौरान अनेक अपराध किए, अर्थात वो समाज के लिए एक खतरा है, अतः मृत्यु दंड पुष्टित। कहने का मतलब हुआ, बहुत संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इतना जघन्य अपराध की माता पिता के सामने लड़की को उठा के ले गए, फिर उसके साथ बलात्कार किया और वो मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों से ही कमज़ोर थी और इतना घिनौना अपराध किया है इस अपराधी ने, इसलिए इसके साथ कोई रियायत नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही विरलतम मामला है, विरलतम से विरल श्रेणी में आता है और इसको मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। और जो कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था मृत्युदंड को, उसकी पुष्टि करते हुए इनको कोई राहत नहीं दी और अपना निर्णय सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम लोग चलें अगले पेज पर। ये निर्णय नंबर 8 जो है बहुत इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब, उनसे संबंधित केस है। कांग्रेस से, ये कांग्रेस के अच्छे नेता भी हैं। ये एग्जैक्टली निर्णय नंबर 8 है। जसविंदर सिंह मृत हो गए, ये मर गए, तो इनका जो केस है विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से लिखा जाता है। जो लोग मृत होते हैं उसमें या तो विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से लिखा जाता है या द्वारा विधिक प्रतिनिधि लिखा जाता है। तो जसविंदर सिंह मृत बनाम नवजोत सिंह सिद्धू और अन्य 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस। देखें क्या हुआ। प्रावधान इसमें क्या हुआ है, प्रावधान क्या है? ये केस धारा 323 IPC संबंधित है। तो धारा 323 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के द्वारा एक सामान्य विवाद में पीड़ित व्यक्ति, जो कि मृतक था, के सिर पर एक घूंसा मार देने के अपराध में केवल 1000 रुपए के जुर्माने के दंड से दंडित किए जाने की वैधता का पुनरावलोकन।
हुआ क्या था, विवाद हो गया था, सामान्य विवाद हो गया था, जिसमें प्रत्युत्तरदाता जो सिद्धू साहब हैं, इन्होंने सिर पर एक घूंसा मार दिया था व्यक्ति को, और उस एक घूंसे से ही आदमी मर गया। तो चूंकि एक घूंसा मारा तो कोर्ट ने 1,000 रुपए का जुर्माना दे दिया। चूंकि व्यक्ति तो मरा, भले ही एक घूंसा मारा गया, मगर व्यक्ति मरा। उस अनुपात में 1,000 का जुर्माना बहुत कम था, इसलिए उसने पुनर्वलोकन के लिए आवेदन किया। पुनर्वलोकन के बाद अब देखें निर्णय सार क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पुनर्वलोकन के बाद आदेश दिया है, वो देखें। मामले विशेष में व्यक्ति का हाथ भी हथियार हो सकता है। एक घूंसा मारने मात्र के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु होने पर भले ही अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दोषी सिद्ध किया गया है, किंतु दंड अपराध के समानुपातिक होना चाहिए। तदनुसार प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 को 1,000 रुपए के अर्थदंड को कायम रखते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास का दंड भी आदेशित। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इतना घूंसा खतरनाक था कि एक ही घूंसे में आदमी मर गया, तो इसका मतलब यहाँ पर घूंसा भी जो था हाथ भी हथियार बन गया, क्योंकि एक ही घूंसे में मरा है आदमी। तो भले ही आपने ठीक है 323 के अनुसार दंड मिला है, तो 323 में भी 1 साल तक का तो प्रावधान ही है, तो आप 1,000 रुपए के साथ साथ 1 साल का कठोर कारावास भी भुगतिए, क्योंकि कम से कम 323 का तो पूरा आपको दंड मिलना ही चाहिए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने 1,000 का तो जुर्माना था ही था, अर्थदंड था ही था, और 1 साल का कठोर कारावास भी दे दिया था पिछले साल 2022 में, मतलब यही 2022 की मई में ही ये निर्णय आया था। कुल मिला के 1 साल की कठोर कारावास भी नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदान की गई। हमने आपको नीचे नंबर दे दिया 9450770672। एग्ज़ाम चूंकि आपका बहुत करीब है, 1 महीने से भी कम समय है आपके पास, तो बेहतर यही है आप इस व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, तो जितना भी आपका प्रेशर है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसकी हालांकि नॉमिनल फ़ीस है, बहुत कम फीस है, 500 रुपये फ़ीस हमने रखी हुई है। ये फ़ीस आप जमा करके मेंबर बन जाएं, रजिस्ट्रेशन करा लें, और ये भी फ़ीस उन कैंडिडेट्स के लिए रिफंडेबल है जो लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, उनकी फ़ीस हम वापस कर देंगे। अगर आप जुड़ते हैं तो ठीक है, नहीं जुड़ते हैं तब भी कोई बात नहीं, आप हमारा चैनल डायरेक्ट डालें यूट्यूब पर @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। आपको हम सारे वीडियो डे 1 से लेकर डे 100 तक पूरे PCSJ और UPHJS और UPPCSJ का पूरा सिलेबस डे 1 से लेकर डे 100 तक आपको मिल जाएगा। हर वीडियो के साथ PDF लगा हुआ है, यही हैंड रिटन नोट्स हमने दिए हुए हैं। जैसे ही वीडियो चलाएंगे मोर टच करिए, मोर के बाद आपको PDF मिलेगा, PDF डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर ये है डाउनलोडेड PDF को अपने हाथ में रखिए, फिर वीडियो देखिए, वीडियो को रिपीटेडली चलने दीजिए। बार बार जब वीडियो चलने देंगे तो आपके बाद दिमाग में बैठ जाएगी और आप मेनली अच्छे से मेंस को कर पाएंगे। तरीका यही है, आप जुड़ जाएं तो ठीक, नहीं जुड़ते हैं तब भी कोई बात नहीं है। आप मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे वो आप तक पहुंचती जाएगी और आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। आज के लेक्चर का ये आखिरी केस लॉ है, निर्णय नंबर 9। अनु सिंह उर्फ रामानुज सिंह, साथ में मनोज सिंह बनाम बिहार राज्य, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। क्या मामला है, प्रावधान क्या है? प्रावधान 300 धारा 307 और धारा 324 IP से संबंधित है, और इसमें सापठित शस्त्र अधिनियम की धारा 27 भी है, मतलब 307 और 324 के साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 का भी उल्लेख किया गया है। क्या हुआ मामला, प्रावधान देख ले क्या है।
प्रावधान यह है कि दोष सिद्ध की वैधता जहां अपीलार्थी ने परिवादी सूचनादाता के ऊपर उस समय गोली चलाकर क्रमशः उसके हाथ व पैर में गंभीर उपति कारित किया जब वो अपने मिट्टी के घर की मरम्मत कर रहा था। कोई व्यक्ति था अपने घर के मिट्टी के घर की अपने मरम्मत कर रहा था, तो दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उस पर गोली चलाई और गोली उसके हाथ और पैरों पर चलाई और जिससे क्या हुआ, गंभीर उपति कारित हो गई उस व्यक्ति को जिसके ऊपर गोली चलाई गई। तो निर्णय सार को देखें, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने ठीक ही आक्षेपित निर्णय के द्वारा अपीलार्थी गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोष सिद्धि एवं दंडित किया है और विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी गण की धारा 307 के अंतर्गत की गई दोष सिद्धि एवं दंडादेश को धारा 324 के अंतर्गत परिवर्तित किया, तदनुसार आदेशित। मामला आप समझ गए होंगे। हुआ यह है, जब मामला ये चूंकि गोली चलाई गई हाथों और पैरों पर, तो विचारण न्यायालय के संज्ञान में जब मामला आया तो उसने विचारण न्यायालय ने धारा 307 के अंतर्गत उस व्यक्ति को दोषी करार किया जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी। अपील जब उच्च न्यायालय में हुई तो अपील न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि गोली हाथों और पैरों पर चलाई गई है तो 307 का मामला ना बनकर ये मामला बन गया है धारा 324 आईपीसी का, और ऐसे व्यक्ति को जिसने गोली चलाई है उसको आईपीसी की धारा 324 के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। और उच्च न्यायालय ने 307 के अंतर्गत दोष सिद्ध ना करके 324 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया। जो 324 के अंदर दोष सिद्धि थी उसको उच्चतम न्यायालय ने वैध ठहराया कि चूंकि गोली हाथों और पैरों पर चलाई गई है तो धारा 307 ना बनकर उच्च न्यायालय ने ठीक किया। चूंकि विचारण न्यायालय ने 307 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया था उसको उच्चतम न्यायालय ने गलत माना और कहा कि जो उच्च न्यायालय का निर्णय है 307 को जो परिवर्तित कर दिया गया है 324 धारा में, वो निर्णय उच्च न्यायालय का ठीक है, क्योंकि जो गोली चलाने वाला व्यक्ति है उसको 307 ना होकर 324 के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। और हाँ, जो असला उसने यूज किया है तो आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत भी उसको दोष सिद्धि होना चाहिए क्योंकि उसने असले का गलत प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामले को निर्णय को आदेशित कर दिया, उच्च न्यायालय को वैध ठहरा दिया। विचारण न्यायालय के मामले को परिवर्तित किया जाना चाहिए था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कह दिया। फिर से चूंकि जगह बची थी तो हमने अपना नंबर दे दिया 945207770672। फीस के बारे में बता दिया 500। अगर आप चाहें तो जुड़ जाएं, नहीं जुड़ रहे कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट चैनल डालें हमारा @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। मैटर को अच्छे से तैयार करें, कंप्लीट मैटर है आपके पास PCSJ और UPSJS मेंस के लिए, कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मैटर तैयार करिए। सारे केस लॉज भी हमने 18 से लेकर 21 तक के केस हमने जो मैटर पढ़ाया उसमें दे दिए हैं। 2022 के केस अब हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपके पास पर्याप्त नोट्स हैं, पर्याप्त केस लॉज हैं, कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैटर आप तैयार कर लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% मेंस में हो जाएगा। ज़्यादा भटकेंगे तो सिलेक्शन से आप दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन मेंस में तभी होता है जब मैटर आप अच्छा लिखें, क्वालिटी वाइज लिखें। बहुत ज़्यादा मैटर ना लिखने के चक्कर में पड़े, बहुत अच्छे मैटर के चक्कर में पड़े। और सारे वीडियोस के साथ, जैसा कि हम बता चुके हैं, PDF में हमने ये नोट्स दिए हुए हैं। जैसे ही आप वीडियो चलाते हैं मोर लिख के आएगा, मोर को टच कर दीजिए और ये डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैटर को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।